हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पॉइंट में। आज आप देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा कि पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया, स्वपोषी और परपोषी। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोषण के आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है, पहला है स्वपोषी, दूसरा क्या है, परपोषी। स्वपोषी क्या होता है कि जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं सभी क्या हैं, स्वपोषी हैं। क्यों स्वपोषी हैं? क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अपना भोजन बनाते हैं, इस कारण उनको स्वपोषी कहा जाता है। दूसरे जीवधारी जो हैं परपोषी, पर माने दूसरा, पोषी मतलब पोषण प्राप्त करना, दूसरे से पोषण प्राप्त करना। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं न प्राप्त करके, अपना भोजन स्वयं न निर्माण करके दूसरे जीवधारी अर्थात पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी। तो हरे पौधों को छोड़कर शेष जितने भी जीवधारी हैं अर्थात जितने भी जंतु हैं, सभी जंतु अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, हरे पौधों से ही प्राप्त करते हैं। चाहे वे डायरेक्ट प्राप्त करते हैं चाहे इनडायरेक्ट प्राप्त करते हैं। ठीक, अब उस पोषण में हम आते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य में जो पोषण होता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मनुष्य में जो पोषण होता है, अब हम देखेंगे पोषण के अवयव। जो मनुष्य में पोषण होता है, मनुष्य अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, यह हरे पौधों से प्राप्त करता है। मनुष्य शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है, सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं, जिसके कारण उसको सर्वाहारी कहा जाता है। तो यह जो मनुष्य होते हैं, यह जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो इनके पोषण के क्या क्या अवयव हैं। तो कौन कौन से पोषण के अवयव हैं? पोषण के अवयव हैं, पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका प्रोटीन, तीसरा है आपका वसा, चौथा है आपका विटामिन से एवं खनिज लवण, और पांचवा अब मॉडर्न टाइम में, पहले यह नहीं था लेकिन अब मॉडर्न टाइम में जल और फाइबर, यह भी हमारे पोषण के अंतर्गत आते हैं कि हमारे शरीर में पोषण के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, और भोजन के अवयव में हमें फाइबर यानी रेशा युक्त भोजन भी लेना पड़ता है। तो यह पूरा का पूरा आपका पोषण के अंतर्गत आता है। तो पोषण के अवयव कुल कितने हैं हमारे? 5। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है, प्रोटीन, तीसरा क्या है, वसा, चौथा क्या है, विटामिन से एवं खनिज लवण, और पांचवा क्या है आपका, जल और फाइबर, जल और फाइबर या रेशे। ठीक, अब देखते हैं मनुष्य में जो पाचन होता है, मनुष्य में पूरा का पूरा जो पाचन होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। मनुष्य में जो पाचन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। जो पाचन होता है मनुष्य का, उसके दो भाग क्या है, एक तो होता है आहार नाल और दूसरा क्या होता है, पाचन में सहायक ग्रंथियां। तो आहार नाल में हमारे क्या क्या होता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो आहार नाल होता है, आहार नाल के देखिए कौन कौन से भाग हैं, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आमाशय, आमाशय के बाद फिर आता है आपका छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद फिर मलाशय आता है, फिर आता है आपका गूदा। इसको हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए यह मनुष्य का आहार नाल है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका क्या है, यह जो है यह है मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। यह हमारा क्या है, यह है ग्रसनी या ग्रास नली, इसी को बोलते हैं। इसके बाद यह आपका है आमाशय, आमाशय के बाद यह वाला जो भाग है यह है छोटी आंत, इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है यह भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला यह जो भाग है,
यह है बड़ी आंत, यह आपका है, यह भाग जो होता है यह है मलाशय, और यह अंतिम भाग जो है यह आपका होता है गूदा। अब ध्यान देंगे यहां पर कि यह हमारा क्या है, मुख गुहा। जो मुख गुहा होता है, यह हमारी मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती हैं, हमारी जीवा, हमारे दांत, और यहीं बगल में होती है लार ग्रंथियां, जो कि हमारे मुख में लार बार बार पहुंचाती हैं, जिससे हमारा मुख गीला बना रहता है। दूसरा है ग्रसनी। ग्रसनी में जब जैसे हम भोजन लेते हैं, जीभ और दांतों की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, पीसते हैं और उसमें लार को मिलाते हैं, जीवा की सहायता से लार उसको मिलाती है। उसके बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए, ग्रसनी या ग्रास नली, इससे होते हुए फिर कहाँ पर पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। भोजन आमाशय में जब पहुँचता है तो आमाशय से पाचक रस जो रहते हैं वे निकलते हैं, जो जठर रस होता है, जठर रस निकलता है और आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है। फिर आमाशय के बाद जो भोजन होता है वो आ जाता है छोटी आंत में। आमाशय के बाद भोजन कहाँ पर आता है, छोटी आंत में आता है। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही होता है, लगभग 25 से 28 फीट तक इसकी लंबाई होती है। उसके बाद भोजन छोटी आंत से फिर कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के बाद मलाशय में पहुँचता है। मलाशय के बाद फिर मल के रूप में शरीर से, गूदा की सहायता से शरीर से बाहर चला जाता है। अब कहाँ पर कौन सा पाचन होता है, कैसे पाचन होता है, इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं। हम जो मुख्य पाचन हमारा होता है, अब उसको हम यहाँ से देखेंगे, समझेंगे। जब हम भोजन मुख में लेते हैं, मुख में लार निकलती है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है टायलिन। जो टायलिन एंजाइम पाया जाता है वह जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको क्या करता है, उसका पाचन स्टार्ट कर देता है। इसी कारण जब अगर हम रोटी को कुछ समय तक चबाते हैं तो कुछ समय बाद रोटी, सूखी रोटी जो रहती है, कुछ समय चबाने के बाद मीठी लगने लगती है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने लगता है। फिर वहाँ बहुत अल्प मात्रा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर हमारा भोजन पहुँचता है कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचता है। यह जो आपका यह है आमाशय, यह देख रहे हैं, यह थैली नुमा बड़ी सी थैली होती है, यह आपका आमाशय है। आमाशय लगभग 2 से 3 लीटर इसका आयतन होता है, जैसा हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, छोटे बड़े में। और भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रुकता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी दीवारों में, जो आमाशय होता है, आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथि रहती है, जो जठर रस का स्रावण करती हैं। जो जठर रस होता है, जठर रस में आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और HCl अम्ल भी होता है। तो जो HCl अम्ल होता है, भोजन का जो माध्यम रहता है उसको अम्ल है, चूंकि अम्ल है HCl, और वह उसको क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। भोजन का माध्यम कैसा कर देता है, अब जो भोजन यहाँ पर आया वह कैसा हो गया, अम्लीय हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और इसमें जो आमाशय रहता है, आमाशय में स्पेशली किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। जो प्रोटीन रहता है यह पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। किन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स। प्रोटीन जो है वह पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। टूटकर जो प्रोटीन रहता है वह टूटकर किस में बदल जाता है, पेप्टोन्स में बदल जाता है। और जो HCl रहता है, भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आए रहते हैं, बैक्टीरिया आए रहते हैं, उनको वह क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब देखो जो भोजन रहता है, जैसे ये आमाशय आप देख रहे हैं,
तो इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, जैसे ऐसे वो ऐसे गति करता है, जिसके कारण जो जठर रस निकलता है भोजन में अच्छी तरह मिल जाता है और 3 से 4 घंटे बाद जो प्रोटीन रहते हैं, चाहे हमारा दूध का प्रोटीन होता है चाहे नॉर्मल प्रोटीन होता है, वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स में, छोटे छोटे और टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह किस में, पेप्टोन्स में। इसके बाद जो आमाशय से भोजन होता है वह लुगदी जैसा, जैसे गोंद नहीं होता है वैसे ही कायम जैसा बन जाता है और वह यहाँ से होता हुआ वह कहाँ पर प्रवेश करता है, छोटी आंत में। यह देख रहे हैं आप, यह छोटी आंत में आता है, यहाँ से ऐसे या नली से यहाँ पर छोटी आंत में आता है। फिर छोटी आंत देखिए यहाँ पर बड़ी आंत में फिर प्रवेश करती है। तो जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यह आपका है लीवर, यकृत। यह क्या है आपका, यकृत है। यह है पित्ताशय, यह पित्ताशय है। और यह जो आपका है अग्नाशय है। ध्यान दीजिए, जो यकृत है, यकृत से पित्त का निर्माण होता है। पित्त जो आता है बनकर, यह देख रहे हैं जो आपका गाल ब्लैडर है, पित्ताशय है, पित्ताशय में आकर जमा रहता है और वह और सांद्र होता है। पित्ताशय का यह कार्य रहता है कि वह पित्त को क्या करता है, और गाढ़ा करता है। अब यहाँ से पित्त और जो ये आपका अग्नाशय है, यहाँ से अग्नाशयी रस दोनों निकलते हैं और आकर जो छोटी आंत रहती है, जो भोजन आता है छोटी आंत में, उसमें आकर मिल जाते हैं। और जो पाचन होता है, मुख्य रूप से पाचन जो सभी अवयव होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका जो पाचन होता है वह कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। इसमें क्या क्या मिलता है, छोटी आंत में जब भोजन आता है तो यहाँ से पित्त आता है, यकृत से, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। और जो यह आंत रहती है, आंत में आंतरिक ग्रंथियां रहती हैं जिससे आंतरिक रस का श्रावण होता है। तो यह इसमें 3 प्रकार के 3 जगह से पाचक रस आ रहे हैं। एक आपका अग्नाशय से आ रहा है, एक आपका पित्ताशय से, यकृत से आ रहा है पित्ताशय से, और एक आपके आंत के अंदर जो आंतरिक ग्रंथियां हैं उसमें से निकलता है आंतरिक रस। और यह सब क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और आपके वसा हैं, उन सब का पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। इसमें जब आंत में भोजन आता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका भी पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वह आपका मोनोसैकेराइड में यानी मोनोमर यूनिट में टूट जाता है। मोनोसैकेराइड मोनोमर यूनिट में टूट जाता है। जो आपका प्रोटीन रहता है, प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में। इसके बाद जो आपका वसा रहता है, वसा आपका वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। वसी अम्ल और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से जो पाचन हो रहा है भोजन का हमारा, वह कहाँ पर हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। और छोटी आंत के जो अंतिम भाग होता है, जो जिसको हम क्षुद्रांत जो कहते हैं, इसका जो लास्ट भाग होता है, उस लास्ट भाग में होता क्या है कि आंत की अंदर की दीवारों में उंगली जैसी जगह जगह संरचनाएं निकली रहती हैं। इस तरह से उंगली जैसी जगह जगह संरचनाएं निकली रहती हैं, रोम जैसी। और इसके कारण इसका जो क्षेत्रफल रहता है बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ रहता है वह इन्हीं के द्वारा यहीं पर अवशोषित हो जाता है। और यहाँ पर रक्त कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं सब रहती हैं, जिसके कारण जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ रहता है वह कहाँ पर पहुँच जाता है, रक्त में। और रक्त क्या करता है, उस पचे हुए भोज्य पदार्थ को हमारे पूरे शरीर में पहुँचा देता है। अब जो अधपचा हुआ पदार्थ बचा रहता है वह आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, केवल जो वह आपका भोज्य पदार्थ यहाँ आगे बढ़ता है
उसमें से जो जल रहता है जल का अवशोषण कर लेता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेती है और मल जो बनता है वो आपका मलाशय में आकर एकत्रित रहता है और समय समय से वो हमारे शरीर मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो हमारे पूरे पाचन तंत्र में उसके दो भाग हैं। एक हुआ आहार नाल, आहार नाल के हमने भाग बताए, मुख गुहा, ईसोफेगस जो आपका होता है, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गूदा, यह तो आहार नाल हो गया। अब इसमें जो सहायक पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? सहायक पाचक ग्रंथियां बताया गया। मुख में जो है हमारी लार ग्रंथि जो होती है वह भी पाचन में सहायता करती है। इसके बाद हमारा लीवर है और जो आपका आमाशय है, आमाशय के अंतर्गत जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्रावण करती है। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्रावण करती है और जो छोटी आंत होती है उसमें आंतरिक रसिया आंतरिक ग्रंथि पाई जाती है जो कि आंतरिक रस का स्रावण करती है, जिसमें कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आमाशय में भोजन रहता है यहाँ पर जो जठर रस रहता है अम्लीय होता है, जिसके कारण इसका माध्यम अम्लीय हो जाता है और जब यह छोटी आंत में आता है तो ये अम्लीय माध्यम को बदलने का कार्य जो यकृत रहता है, जो लीवर रहता है, वहाँ से जो पित्त का स्रावण होता है, वह जो पित्त होता है उस अम्लीय भोजन के अम्लीय माध्यम को समाप्त करके क्षारी में बदल देता है। तो आंत में जो छोटी आंत रहती है उस आंत में जो भोजन आता है वह किस माध्यम में हो जाता है? आपका क्षारी माध्यम में हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम मुख्य रूप से किस किस का पाचन करते हैं।